हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खूंटी जिले को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। रनिया में 3 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। नाबालिग युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना शुक्रवार देर रात की रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू गांव से निचितपुर की बताई जा रही है। एएसपी क्रिस्टोफर कैरकेट्टा ने इस घटना की पुष्टि की है। शादी से लौटने के दौरान लड़कों ने घेरा बताया जा रहा है कि रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू गांव से निचितपुर जाने वाले रास्ते में कारो नदी के पास सभी लड़कियां एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रही थीं। तभी रास्ते में 1 दर्जन नाबालिग लड़कों ने लड़कियों को घेर लिया। हालांकि एक लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली। इसके बाद आरोपियों ने तीनों नाबालिगों के साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर किसी को इस घटना के बारे में बताया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद सभी वहां से भाग गया। किसी तरह नाबालिग लड़कियां अपने घर पहुंचीं और शनिवार को गांव में इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन एवं ग्रामीण रनिया थाने को दुष्कर्म घटना की जानकारी दी। पुलिस तीनों पीड़िता के बयान के अनुसार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। आरोपियों की धमकी के कारण तीनों पीड़िता ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। 3 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान तेज कर दिया गया है। मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। झारखंड के राशनधारियों के लिए गुड न्यूज है। अब राज्य के 6,10,06,767 परिवार 33 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के भी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इससे पहले झारखंड सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी। झारखंड में 6,10,06,767 परिवार के 23,366 726 सदस्यों का ई-केवाईसी कराना है, जिनमें से अब तक लगभग 65% राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको nfsa.gov.in के साइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद अपने राज्य का विकल्प चयन करें। इसके बाद आपको राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे भर दें। इसके बाद OTP के माध्यम से सत्यापन करें। इसके बाद अब अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप myration2.o को डाउनलोड कर भी ई-केयूसी पूरी कर सकते हैं। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना के न्यू डिलिया मस्जिद गली से 31 दिसंबर से लापता 5 वर्षीय उमरा का शव मुहल्ले के पानी लगे गड्ढे से सोमवार की सुबह बरामद किया गया। शव मिलने के बाद परिजनों का बुरा हाल है और मुहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों ने हत्या कर शव को पानी लगे गड्ढे में फेंके जाने का आरोप लगाया है। एसपी, एएसपी, थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार गत 31 दिसंबर की शाम उमरा घर से पड़ोस के दुकान में कुछ खरीदने गई थी, तभी से वह लापता थी। उसकी बरामदगी को ले पुलिस प्रशासन ने एक टीम का गठित किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एसपी रोशन कुमार खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी थाने को बच्ची के किसी भी प्रकार के कोई सुराग मिलने की हर कोशिश करने का निर्देश दिया गया था। एसपी ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा था कि यह बच्ची मेरे परिवार के सदस्य जैसी है। हर कीमत पर हर मुमकिन प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं।
आगे और भी बेहतर तरीके से बच्ची को ढूंढने की हर कोशिश की जाएगी। उन्होंने समाज सेवियों से भी बच्ची को ढूंढ निकालने में पुलिस की मदद की अपील की थी। वहीं इस मामले में राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी, राजद नेता शाहनवाज खान, उप मुखिया गुलबहार खान ने एसपी से उमरा की बरामदगी की मांग की थी। लोग सड़क पर भी उतरे थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद घर के पास एक गंदे जल जमाव वाले गड्ढे से पुलिस ने आधे सड़ चुके शव को बरामद किया है और आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा दिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। अगर आपने भी गर्म कपड़े रख दिए हैं तो फिर से उन्हें निकाल लीजिए। दरअसल रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में एक बार फिर ठंड बढ़ने वाली है। 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अनुमान मौसम केंद्र ने जताया है। इसकी वजह से ठंड का एहसास होगा। साथ ही राज्य के 7 जिलों में बिजली कड़कने, बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। इसी गिरावट की वजह से अहले सुबह और देर शाम ठंड महसूस होता रहेगा। मौसम केंद्र के मुताबिक कोल्हान प्रमंडल में आने वाले सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के साथ संथाल परगना के दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात की संभावना आज के लिए व्यक्त की गई है। इधर झारखंड का मौसम साफ हो गया है। प्रदेश के अधिकांश जिले में आसमान साफ है और सुबह से ही खिली हुई धूप निकली हुई है। इसके साथ ही अहले सुबह मौसम में ठंड भी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 1 मार्च तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। हल्के बादल छाने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास रहने वाला है। बीते 24 घंटे में मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक बंगाल और ओडिशा से सटे इलाके में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिसके अनुसार पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सबसे अधिक 37.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद बोकारो में 15 मिलीमीटर, ढाल भूमगढ़ में 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात अधिकतम और न्यूनतम तापमान की करें तो सबसे अधिक उच्चतम तापमान डाल्टेनगंज और सरायकेला का रहा है। यहां का तापमान 33.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान की बात करें तो यह गुमला का रहा। यहां का सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। धनबाद के बीसीसीएल कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एकेडब्ल्यूएमसी में संचालित बीएस माइनिंग में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां मलबा के नीचे आ जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 साल की बेटी जख्मी हो गई। सोमवार को अवैध उत्खनन हो रहा था, इस दौरान यह घटना हुआ। जख्मी बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से कोयला माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। तेलंगाना में निर्माणाधीन टनल में फंसे गुमला के 4 मजदूर के परिवारों की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। जब मजदूरों के नाम पुकारे जाते हैं तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, जो उनके परिजनों के लिए बेचैनी का कारण बना हुआ है। गुमला जिला प्रशासन सभी मजदूर परिवार के एक-एक सदस्य को फ्लाइट के जरिए घटनास्थल पर ले जाएगा। साथ में जिले के 2 पदाधिकारी भी जाएंगे। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने बताया कि इस घटना पर पल-पल की जानकारी ली जा रही है। कंट्रोल रूम ने तेलंगाना सरकार से संपर्क कर स्थिति की पूरी जानकारी ली। बताते चलें कि तेलंगाना में निर्माणाधीन श्रीशैलम सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह जाने से झारखंड के गुमला के 4 मजदूरों समेत कुल 8 लोग अंदर फंस गए हैं। रेस्क्यू अभियान सुरंग के 13 किलोमीटर अंदर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह हादसा उस सुरंग में हुआ जो एसएलबीसी सुरंग नागर कुरनूल जिले को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जोड़ती है। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर वहां काम कर रहे थे और सुरंग 1 किलोमीटर की जगह 2.6 से 3.3 मीटर तक ढह गई है।
हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा में कई महत्वपूर्ण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का विश्वास है कि इन सामग्रियों के द्वारा पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति का वास होता है। इस दिन शिव भक्त शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। संपूर्ण देश में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है और लोग इस दिन का महत्व समझकर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना में लीन हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी सरकारी सेवक के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज करने से पूर्व प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में यह वांछनीय हो सकता है। यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो प्रारंभिक जांच की आड़ में FIR से बचने का प्रयास करते थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त सूचना की सत्यता की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि क्या सूचना से संज्ञेय अपराध का संकेत मिलता है। इस प्रकार प्रारंभिक जांच का दायरा संकीर्ण और सीमित होता है ताकि अनावश्यक उत्पीड़न से बचा जा सके और वास्तविक आरोपों को दबाया न जाए। प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यह निर्णय कर्नाटक राज्य सरकार की उस अपील पर आया है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा नेता प्रतिपक्ष का नाम अब तक तय नहीं कर सकी है। भाजपा की अंदरूनी हालत क्या है, इससे समझा जा सकता है। पार्टी की ओर से यह संकेत दिया गया था कि बजट सत्र तक नेता का नाम तय कर लिया जाएगा। साथ ही यह उम्मीद थी कि इस बार नेता का चयन हो जाएगा, लेकिन यह नहीं हुआ। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ मुख्य सचेतक और सचेतक का चयन भी किया जाना है, पर नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने की वजह से इनका भी चयन नहीं हो सका। 3 महीने में भी नेता का चयन नहीं होना गंभीर मामला है। इसके साथ ही आलोचना के लिए विपक्ष को भी मौका मिल गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से भी भाजपा सबक लेती नहीं दिख रही है। लगता है अभी और दुघड़ती होनी बाकी है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी ध्यान देना छोड़ दिया है। पार्टी राम भरोसे हो गई है। आलम यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बेअसर हो गया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि विधायक दल का नेता किसको बनाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का चेहरा आगे किए जाने, जामुमो के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल किए जाने सहित तमाम कोशिशों के बावजूद आदिवासी वोटरों का साथ नहीं मिला। ऐसे में पार्टी अब अपनी रणनीति बदलकर झारखंड में आगे बढ़ना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार OBC, दलित व जनरल पर फोकस कर कोर वोटरों को अपने साथ रखने की इनकी रणनीति है, लेकिन इसमें भी देर हो रही है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में आदिवासी वोटरों का साथ आगे भी मिलना कठिन है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने से विधायकों व कार्यकर्ताओं में भी निराशा है।
सब केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को कोस रहे हैं। नेता नहीं चुने जाने के मामले में भाजपा को विपक्ष भी घेर रहा है। कह रहा है कि 3 महीने में नेता नहीं चुन सके, अब सरकार का विरोध करने की हिम्मत कहां है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी इस मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी कर चुके हैं। इस मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर है। कई स्तर पर इसकी आलोचना भी हो रही है। इस बजट सत्र के दौरान सदन में भी भाजपा नेता विहीन रहेगी। साथ ही मौजूदा सरकार को घेरना मुश्किल होगा। आम लोग भी कह रहे हैं कि 3 महीने में पार्टी नेता तक नहीं चुन सकी है। इससे हालात का पता चलता है। पार्टी को जल्द ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी आखिर क्या फैला लेती है और नेता प्रतिपक्ष का ताज किसके सर सजता है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में महाकुंभ के लिए कोलकाता से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं की बस सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा सियरकोनी नौसी के पास पीके इंटरनेशनल होटल के नजदीक हुआ। हादसे में करीब 30 यात्री जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क किनारे प्याज लदा एक ट्रक खड़ा था। पीछे से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर इस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। टक्कर के बाद लोगों की चीख चित्कार से पूरा इलाका दहल उठा। आसपास से जुटे लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। चौपारण थानेदार अनुपम प्रकाश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। NHAI के एम्बुलेंस की मदद से जख्मी सभी लोगों को चौपारण सरकारी अस्पताल ले जाया गया। थानेदार के अनुसार मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों का इलाज। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिहार के औरंगाबाद निवासी राहुल कुमार और श्रीधर कुमार शामिल हैं। RPF के ASI रविशेखर ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हटिया रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक हरे काले रंग के कैनवास झोले के साथ 2 व्यक्ति संदिग्ध तरीके से बैठे हुए पाए गए। इसके बाद उनके झोले की जांच करने पर 750 मिलीलीटर की आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की की 18 बोतलें बरामद हुईं। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने इन प्रतिबंधित वस्तुओं को हटिया से खरीदा था और अपने निजी लाभ के लिए अतिरिक्त पैसे लेकर बेचने के लिए बिहार ले जा रहे थे। बरामद शराब का बाजार मूल्य 12,420 रुपये बताया जा रहा है। बरामद शराब और गिरफ्तार दोनों आरोपितों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। रामगढ़ जिले के गोलावन क्षेत्र के जाराडीह गांव में आज सुबह एक हाथी ने भारी उत्पात मचाया। इस दौरान एक युवक ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदकर खुद को बचाया। कुएं में कूदकर बचाई अपनी जान घटना उस समय की है जब जाराडीह गांव निवासी अमरलाल टुड्डू अपनी खेतों में सिंचाई कर रहा था। अचानक एक हाथी जंगल से आकर गांव में घुस आया। शुरुआत में गांव वाले हाथी को खदेड़ने लगे, लेकिन जब हाथी ने मुड़कर ग्रामीणों को पीछे करना शुरू किया तो अमरलाल घबरा गया। हाथी उसकी ओर लपका और उसने बचने के लिए दौड़ना शुरू किया। जब हाथी उसके काफी करीब पहुंच गया तो अमरलाल ने जान की सलामती के लिए पास के कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस कूद के कारण वह घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। हाथियों के उत्पात की यह घटना रविवार से जारी है। आज सुबह भी हाथी ने जाराडीह गांव में दस्तक दी। इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर शोर मचाया और ढोल नगाड़ा बजाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया, जिससे हाथी वापस लौट गया। ग्रामीणों के साहस और तत्परता से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में सफलता मिली, लेकिन हाथी का उत्पात अब भी क्षेत्र में चिंता का विषय बना हुआ है। लातेहार जिले के छिपादोहर प्रखंड में संचालित अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कक्षा 5 का हॉस्टल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी थी उस समय बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, जिस कारण बच्चों को कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय छिपादोहर में सोमवार को स्कूल की कक्षा चल रही थी।
इसी दौरान हॉस्टल के एक कमरे से धुआं निकलता देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। जब लोगों ने हॉस्टल में जाकर देखा तो हॉस्टल के एक कमरे में भयानक आग लगी हुई थी। कमरे में रखे बेड, टेबल, कुर्सी और अन्य सामान जल रहे थे। इसके बाद स्कूल के कर्मियों तथा अन्य लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल था। हालांकि बाल्टी में पानी भर भर कर कमरे में लाई गई और आग बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु जब तक आग बुझ पाती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। शॉर्ट सर्किट या कोई अन्य कारण से लगी आग। इधर स्कूल के प्रधानाध्यापक एस एक्का ने बताया कि यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हॉस्टल के कमरे में आग कैसे लगी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है। स्कूल कर्मियों की मदद से आग को बुझा दिया गया है, परंतु कमरे में रखा बेड तथा अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। बच्चे हॉस्टल में होते तो स्थिति हो सकती थी गंभीर। जिस समय आग लगी उस समय बच्चे हॉस्टल के कमरे में नहीं थे, परंतु यदि बच्चे हॉस्टल में रहते तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती थी। हॉस्टल के कमरे में आग कैसे लगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। प्रदेश भाजपा का सांगठनिक चुनाव मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा। सांगठनिक चुनाव को उत्सव के रूप में मना रही प्रदेश भाजपा ने 24 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व चुनाव अधिकारी सुनील बंसल, लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक व चुनाव अधिकारी संजय जायसवाल के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई इस बैठक का संचालन गणेश मिश्रा ने विषय प्रवेश कराकर किया। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि अब तक देश भर में सदस्यता अभियान के तहत 13 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। झारखंड में चुनाव के बाद सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, जिसमें सामान्य सदस्य सक्रिय सदस्य बनाने के बाद अब हमने बूथ कमेटी व मंडल का काम शुरू कर दिया है। मार्च तक संगठनात्मक पर्व का काम पूरा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर सुनील बंसल ने कहा कि हम होली तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे इस पर केंद्र जो भी फैसला ले। सांसद संजय जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के पास संगठन का मजबूत जनाधार है। संगठन के तहत इसे और व्यापक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। संगठन भावी कार्यकर्ताओं के निर्माण का उत्सव है। यही कार्यकर्ता पार्टी के विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल पर ले जाते हैं, जो एक बड़ा माध्यम है। सांसद आदित्य साहू ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से होने वाले आंतरिक चुनाव मार्च के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वंशवाद की पार्टी नहीं है, बल्कि चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा होता है। मार्च तक बूथ, मंडल और जिला स्तरीय कमेटियों का चुनाव कर लेना है। इसके लिए मार्गदर्शन मिल चुका है। इसे पूरा करने के लिए सभी लोग समर्पित भाव से लगे हुए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मनाली ने कहा कि चुनाव के कारण झारखंड में संगठन का काम देरी से शुरू हुआ, लेकिन हम मेहनत से इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक ढांचा समय पर पूरा कर लिया जाएगा। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में तैयारी जोरों पर है। इसी को देखते हुए सोमवार को मंदिर में लगे सभी पंचशूलों को उतारा गया और विधिवत पूजा के साथ शिवरात्रि के दिन सभी पंचशूलों को पुनः मंदिर के गुंबदों पर लगाया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को बैजू परिवार के लोगों ने मंदिर के ऊपर लगे पंचशूलों को खोलने का काम किया। सरदार पंडा की मौजूदगी में पंचशूल को खोलकर जब नीचे लाया गया तो विधि विधान के साथ उसे मंदिर के सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जहां पर इसकी विधिवत पूजा की जाएगी। पंचशूल के नीचे उतरते ही मंदिर में जुटी भीड़ एक बार उसे छूने के लिए पंचशूल की तरफ टूट पड़ी। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मौजूद प्रशासन को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल हर वर्ष शिवरात्रि से पहले देवघर के बैद्यनाथ धाम स्थित शिव मंदिर और माता पार्वती मंदिर के गुंबद में लगे पंचशूल को नीचे उतारा जाता है। विधिवत पूजा के बाद शिवरात्रि के दिन दोबारा मंदिर के गुंबद पर
पंचशूल को लगाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि दोनों मंदिर के पंचशूल को एक साथ रखने से पूरे देश और दुनिया में प्रेम का भाव बढ़ता है। बता दें कि शिवरात्रि को लेकर देवघर में विशेष तैयारी की जा रही है। शिवरात्रि के दिन निकलने वाली शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार खुद अपनी निगरानी बनाकर रखी है कि चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय के टाटा कॉलेज के बैंक से 1.58 करोड़ राशि फर्जीवाड़ा के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 14,80,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। बता दें कि कुलसचिव कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के द्वारा मुफस्सिल थाना चाईबासा में 19 फरवरी 2025 को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के बैंक अकाउंट से अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा 1,58,96,800 रुपए की अवैध निकासी करने का उल्लेख किया गया था। घटना को गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान घटना में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। इस कांड में त्वरित गति से तकनीकी बिंदुओं पर कार्य प्रारंभ किया गया। कांड के उद्भेदन के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन कर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, रामगढ़, रांची और बोकारो जिला में भेजा गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 14,80,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 एटीएम और 73 पीस बैंक चेक बरामद किया गया। चाईबासा पुलिस के द्वारा अनुसंधान करते हुए राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न बैंक से संपर्क कर इस कांड में अवैध रूप से निकासी किए गए 1,58,96,800 रुपए में से लगभग 93 लाख रुपए को डेबिट फ्रीज करवाया गया। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के खाता में रिम्बर्समेंट की कार्रवाई बैंक के माध्यम से की जा रही है। कांड में शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी और रुपए की बरामदगी के लिए चाईबासा पुलिस टीम के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।